मजनू चला गया, जंगल उदास है। राजनीति में विरोध इतना कि आखिरी परत भी उधेड़ कर समाज की गरीबी, असमानता, अशिक्षा व दबे कुचलों को भागीदारी से दूर रखने के सरकारी षड्यंत्रों को दिखा दे। परंतु कभी जीवन में चीख चीख कर वे नहीं बोले। भाषण देते में राम की मर्यादा तथा कृष्ण के तर्क थे। आंकड़ों के साथ तथ्यों की इतनी सटीक प्रस्तुति की जीवन में कभी जुबान नहीं फिसली। चाहे 6 वर्ष की आयु में पहलवान से एक बच्चे को पिटता देख भीमकाय पहलवान से भिड़ने की बात हो, संसद हो या आम सभाओं में सरकार को चुनौती देनी हो, एक शब्द भी झूठ नहीं बोला और न कभी भाषा की संयमिता खोई। तभी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मृत्यु पर बरसों उनके कटाक्ष सुनने वाली कांग्रेस भी रो रही थी। देश विदेश में लोग रो रहे थे। यह ऐसा गैर सरकारी मातम था जिसमें औपचारिकता नहीं बल्कि आंसू थे। 11-12 अक्टूबर 1967 की रात 1 बजे डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया। उन्हें बचाने के लिए विदेश से डॉक्टर आए थे। साथ में ऐसी दवाएं भी लाए थे जो भारत में नहीं मिलती थीं। अर्धमूर्छित अवस्था में भी वे अपने को डॉक्टरों से घिरा देख बड़बड़ाए थे। यहाँ गांव के गांव जीवन पर एक डॉक्टर की शक्ल नहीं देख पाते। मेरे लिए इतने डॉक्टर क्यों हैं? न जाने भारत भूमि किस श्राप से ग्रस्त थी। अन्यथा और 5 वर्ष भी जी गए होते तो भारत की राजनीति बदल चुकी होती। मात्र 57 वर्ष की आयु और बीमारी के नाम पर एक छोटा सा प्रोस्टेट का ऑपरेशन उन्हें भारत की आम जनता से दूर ले गया, जिनके वो अपने आदमी थे। रोज उनके शब्द बाणों का लक्ष्य बनती उनकी गूंगी गुड़िया, जिन्होंने आम खाने का हिसाब लोहिया को दिया। आखिर राष्ट्र का धन है। आम खाने थे तो बाजार से जितना मर्जी मंगा सकती थी। 1 रुपये किलो मिलते थे, फिर इस पर 30,000 खर्च करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा काफिला निकलता है तो तुम्हारी पुलिस ऑटो टैक्सी वालों को रोक कर दुर्व्यवहार करती है। जैसी बातों से लेकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आम आदमी के रोजाना की आमदनी, गरीब और अमीर के बीच की खाई, अशिक्षा, बेरोजगारी, चीन तथा विदेशों से संबंध पर रोज सरकार को घेरने वाले लोहिया की मृत्यु पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विलिंगडन हॉस्पिटल मुख्य भवन के बाहर शोकाकुल खड़ी थी। जब संसद में उनके वाण चलते तब कांग्रेस पैनी तीखी भाषा के शब्दकोश से परिपूर्ण तारकेश्वरी सिन्हा को आगे कर देती थी। लोकसभा की सुंदरतम नाग नक्शे वाली महिला तारकेश्वरी उतनी ही लावण्य भाषा से लोहिया के प्रहारों को चुप कराने की कोशिश करती, परंतु लोहिया के तर्क तीर रुकते नहीं थे। उनके तीर जहर भुजे हुए नहीं थे, फिर भी कांग्रेस सरकार की नीतियों को छलनी बना देते थे। उस दिन तारकेश्वरी सिन्हा विलिंगडन हॉस्पिटल के एक कोने में खड़ी सुबक सुबक कर रो रही थी। उन्हें देख अखबार वाले उनके पास पहुंचे तो तारकेश्वरी सिन्हा ने रोते हुए बामुश्किल इतना बोल पाई कि मजनू चला गया, जंगल उदास है। आयु में 8 वर्ष बड़े जेपी, जो बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण कराए, अपार दुख में डूबे रोते हुए कहा कि नंबर उनका आना चाहिए था। वे बड़े थे, लोहिया को बहुत काम करना बाकी रह गया था, देश को उनकी ज़रूरत थी। लोहिया सरकार में नहीं जाना चाहते तो महात्मा गांधी के सामने ही उन्हें सरकार में ले जाने के प्रयास हुए। वे 2 बार लोकसभा की सदस्यता के अलावा किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे। भारत में सरकार में रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर इतना शोक कभी नहीं मनाया गया। दिल्ली में अंतिम यात्रा के समय कई किलोमीटर लंबा रास्ते की भीड़ भरा हुआ था। दोनों ओर लोग खड़े रो रहे थे। अंत में जनता के मन की बात एक घटना से जान सकेंगे। लोहिया की पुण्यतिथि पर सभा होनी थी। मैंने लोहिया का एक बड़ा तैल चित्र सहयोगी को सभा स्थल पर पहुंचाने के लिए दिया तथा रास्ते से 4 फूल माला खरीद कर लेते जाने को कहा। उसने फूल वाले की दुकान पर रिक्शा रोक फूल माला ली तथा जैसे ही रिक्शा आगे बढ़ी, फूल वाले ने पीछे से लोहिया का चित्र देखा तो सहयोगी को आवाज़ देकर रोका और कहा, ये डॉक्टर साहब हैं? उसने हाँ कहा तथा बताया कि पुण्यतिथि है तथा सभा है। तो उसने फूल माला के पैसे वापस देते हुए कहा कि ये हमारी आवाज़ थे, मैं पैसे नहीं ले सकता, तथा अपनी ओर से एक बड़ी माला फोटो पर अपने श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ाई। यह वृत्तांत इसलिए कि लोहिया को 23 मार्च और 12 अक्टूबर से निकालकर रोजाना की राजनीति में उनकी नीति पर विचार कर उनकी वाणी का प्रयोग कर राजनीति में बदलाव लाया जा सके। धन्यवाद।